हेलो एवरीवन। गाइस, अगर आपने इस ड्रामा के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आए। आगे वूरी के डैड यहाँ आते हैं और इससे कहते हैं मैं तुम्हारा डैड हूँ। तो वूरी हैरान होती है और मोम से पूछती है ये क्या कह रहे हैं। तो मोम इसे बताती हैं कि ये सच है। वूरी कहती है पर आपने तो मुझसे कहा था कि मेरे डैड की डेथ हो चुकी है। डैड कहते हैं तुम्हारी मोम ने झूठ कहा था। तो नानी बीच में आकर इन्हें टोकती हैं और कहती हैं मुझे लगता है तुमने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। जिस पर ये कहते हैं मोम मैंने बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं की है। तो वूरी कहती है नानी आप भी इस बारे में जानती थी, मतलब कि सिर्फ मैं थी जो इस बारे में नहीं जानती थी। अब घर का ऐसा माहौल देखकर कांगजी और राफेल को यहाँ से जाना ही ठीक लगता है तो ये यहाँ से चले जाते हैं। आगे वूरी बहुत ज़्यादा उदास होती है और पास्ट के बारे में सोचने लगती है जहाँ इसकी मोम इसके डैड के बारे में इसे बता रही होती हैं कि वो मैथ्स में बहुत अच्छे थे और बास्केटबॉल की टीम के कैप्टन थे। और इससे पूछती हैं अगर तुम्हारे डैड आज जिंदा होते तो तुम उनके साथ क्या करना चाहती थी। तो वूरी कहती है शायद वो सब जो बाकी बच्चे करते हैं। इसके बाद वूरी मोम के पास आती है और गुस्से से कहती है आपने मुझसे झूठ क्यों कहा, आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मेरे डैड जिंदा हैं। तो मोम इससे सिर्फ माफ़ी मांगती है और कुछ नहीं कहती। तो वूरी कहती है आई हेट यू और मैं आज के बाद आपका फेस कभी नहीं देखना चाहती और फिर ये घर छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ मारी भी राफेल का घर छोड़कर मोम के घर आती है। मोम कहती है राफेल को लगता है कि तुम्हारी कोरिया में कोई फैमिली नहीं है, अगर तुम यहाँ रहोगी तो उसे पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। तो मारी कहती है मैंने उससे कहा है कि मैं अपने रिलेटिव के घर रहूँगी। मोम कहती हैं मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक हमारा प्लान कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तुम वहीं रहोगी। जिस पर मारी कहती है मोम क्यों ना मैं एक ढंग की जॉब ढूंढकर डिसेंट वे से पैसे कमाऊं। तो मोम इसे पंच मारती हैं और कहती हैं ये पंच मैंने तुम्हें नहीं बल्कि राफेल ने तुम्हें मारा है। इसके बाद मारी पुलिस के साथ राफेल के पास जाती है और पुलिस राफेल को डोमेस्टिक वायलेंस के लिए अपने साथ लेकर जाती है। आगे राफेल मारी से पूछता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें और ज़्यादा एलिमनी चाहिए। जिस पर मारी कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहना चाहती हूँ। तो राफेल कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करके तुम जो चाहती हो वो तुम्हें मिल जाएगा, और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। आगे हम वूरी को देखते हैं जो कि डैड की बनाई हुई ड्राइंग को इनकी पिक्चर के साथ कंपेयर कर रही होती है और सोचती है मेरे पास सच में डैड है। तभी यहाँ पर राइटर आती है जो कि वूरी को ऐसे देखकर कुछ गलत समझ लेती है। तो ये इनडायरेक्टली वूरी से कहती है कल मैं अपनी फ्रेंड की वेडिंग में गई थी, उसका दूल्हा उससे 9 साल बड़ा था जो कि थोड़ा बूढ़ा लग रहा था। तो वूरी कहती है आजकल तो 12 साल का डिफरेंस भी कॉमन है। तभी राइटर की नज़र वूरी के सामान पर जाती है तो ये पूछती है ये सब क्या है। तो वूरी बताती है कि घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो कुछ दिन ये यहीं रहने वाली है। तो ये सुनकर राइटर को लगता है कि वूरी ने एक्टर के लिए कांगजी और अपनी फैमिली से भी फाइट कर ली है। दूसरी तरफ मारी राफेल से कॉल करके कहती है मैं अपनी रिपोर्ट तभी वापस लूँगी जब तुम डाइवोर्स के लिए मना कर दोगे। तभी राफेल के डैड यहाँ आते हैं और इससे पूछते हैं तुम मारी को डिवोर्स क्यों दे रहे हो, अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो और बेबी के साथ बहुत खुश रह सकते हो। तो राफेल इन्हें बताने ही वाला होता है कि ये किस वजह से मारी को डिवोर्स दे रहा है पर फिर नहीं बताता। तो डैड राफेल पर गुस्सा करके यहाँ से चले जाते हैं। 세상에 너랑 나랑 둘만 अब सीन शिफ्ट होता है वूरी के ऑफिस में जहां डायरेक्टर और राइटर आपस में आर्ग्यू कर रहे होते हैं। डायरेक्टर कहते हैं तुम्हारी ये स्क्रिप्ट एक्टर सोयूंग को पसंद नहीं आएगी और राइटर कहती है मैं सिर्फ एक्टर के पसंद के अनुसार स्क्रिप्ट चेंज नहीं कर सकती हूँ। तो वूरी इन्हें शांत करने की कोशिश करती है और कहती है इस बारे में हम कभी बाद में बात कर लेंगे। आगे डैड वूरी के पास आते हैं और कहते हैं क्या हम इवनिंग में मिल सकते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वूरी थोड़ी देर सोचकर हाँ कर देती है।
तभी इनका असिस्टेंट यहाँ आता है और इन्हें साथ में देखकर कहता है कि आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। पर इन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या कह रहा है। आगे डैड वूरी से एक थिएटर में मिलते हैं और इसे बेटी कहकर हक करते हैं और कहते हैं मैंने अब तक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, पर अब मुझे और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने का रीज़न मिल गया है और वो रीज़न तुम हो। वूरी कहती है वैसे मैंने सुना कि आप मैथ्स और बास्केटबॉल में बहुत अच्छे थे और आपने राइटिंग कंपटीशन में भी प्राइज़ जीता था। तो डैड कहते हैं नहीं, मैं इन सब में कभी भी अच्छा नहीं था। तो वूरी ये सुनकर हैरान होती है। डैड कहते हैं पर मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और कहते हैं काश मैं तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ होता तो तुम एक बेटर एनवायरनमेंट में बड़ी होती। वूरी हैरानी से पूछती है बेटर एनवायरनमेंट मतलब? तो डैड कहते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बैड इन्वायरमेंट में बड़ी हुई हो, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम्हें और अच्छा इन्वायरमेंट मिलता। थोड़ी देर बाद डैड वूरी को एक लैपटॉप गिफ्ट करते हैं और कहते हैं क्या तुम एक बार मुझे डैड कह सकती हो? तो वूरी कोशिश तो करती है पर ये नहीं बोल पाती। आगे वूरी कांगजे से मिलती है और अपने डैड के बारे में बात करते हुए कहती है वो बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं जैसे मैंने इमेजिन किया था। मुझे तो ये बहुत अनरियल लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा हो। तो कांगजे से समझाते हुए कहता है तुम इतनी जल्दी उनके साथ फ्रेंडली नहीं हो सकती हो, कुछ टाइम के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आगे डैड मोम के पास आते हैं तो मोम कहती हैं तुम यहाँ क्यों आए, मैंने तुम्हें मना किया था ना। डैड कहते हैं पर मैं तो वूरी से भी मिला था और उसके साथ खाना भी खाया, क्या उसने तुम्हें बताया नहीं? मोम कहती हैं वो तो ऑफिस में स्टे कर रही है। तो डैड कहते हैं तो फिर मैं उसके लिए ऑफिस में कुछ चीज़ें लेकर जाऊंगा। 엄마, 나 이제부터 아빠랑 살기로 했어. मोम इनसे कहती हैं तुम वूरी से नहीं मिल सकते, वैसे भी वो बहुत ही हार्ड टाइम से गुजर रही है और ये इन्हें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में सारी बात बता देती हैं। तो डैड इस डॉक्टर के पास आते हैं और गुस्से से कहते हैं तुम ही हो ना जिसने मेरी प्रिंसेस वूरी को प्रेग्नेंट कर दिया है। तो डॉक्टर पूछती है आप उसके क्या लगते हो? तो ये थोड़ी देर सोचकर बोलते हैं मैं उसका अंकल हूँ और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा करने लगते हैं और यहाँ पर ये लड़की ये सब कुछ शूट कर लेती है। आगे डैड वूरी के पास आते हैं और अपना दिया हुआ गिफ्ट कॉर्नर में रखा हुआ देखते हैं। तो ये वूरी से कहते हैं मेरा लाया हुआ लैपटॉप तुमने कॉर्नर में रखा है। तो राइटर हैरान होकर पूछती है क्या ये इन्होंने तुम्हें दिया है? तो वूरी मना करती है। डैड वूरी और राइटर को लंच पर चलने के लिए कहते हैं। तो राइटर सोचती है क्या तुम्हारा रिलेशनशिप इतना आगे बढ़ गया है और वूरी से कहती है तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। इसके बाद ये लंच के लिए आते हैं। यहाँ डैड वूरी से कहते हैं मुझे लगता है तुम्हारे पास मेरे साथ डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। तो वूरी कहती है पर किस बारे में? तो डैड कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम गलती से प्रेग्नेंट हो गई हो, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुमने इमोशनल होकर बेबी को रखने का डिसीजन लिया है? मुझे लगता है तुम्हें एक बार फिर से सोचना चाहिए। तो वूरी कहती है ये मुझसे रिलेटेड है तो मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। डैड कहते हैं हाँ पर मैं तो बस इतना कह रहा था कि तुम्हें ये डिसीजन लेने से किसी ने रोका नहीं, तो तुम्हें एक बार मुझसे डिस्कस करना चाहिए। तो वूरी कहती है आप मेरे बारे में जानते ही क्या हो, आप नहीं जानते कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं, तो किसी ऐसे से डिस्कस करके क्या फ़ायदा जो आपके बारे में जानता ही ना हो। जिस पर डैड कहते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम बेबी को जन्म दो। तो वूरी कहती है कि आपने मॉम से भी ऐसा ही कहा था जब वो प्रेग्नेंट थी। तो डैड कहते हैं मैंने तुम्हारी मॉम से ऐसा कभी नहीं कहा था। वूरी गुस्से से यहाँ से चली जाती है और रिवर के किनारे आकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ कांगजे को देखते हैं जो कि उस मर्डर का पता लगाने के लिए यहाँ आया होता है। अगले दिन वूरी ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी यहाँ पर मारी आती है। वूरी मारी से कहती है आपके लिए डिवोर्स लेना बहुत हार्ड हुआ होगा ना। तो मारी बेचारी बनकर कहती है पर मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए और जानबूझकर वूरी को अपनी चोट का निशान दिखाती है ताकि वूरी राफेल को गलत समझ सके। गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं इस ड्रामा को कंटिन्यू करूं या नहीं, और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और ड्रामा एक्सप्लेन करूं तो प्लीज़ मुझे वो भी बता दीजिएगा।
So thanks for watching and take care. Sarangyo.